नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पर। अब तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर थर्ड, अंतरिक्ष खोज, खगोल की प्राचीन विरासत। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये खगोल शास्त्र का प्रारंभ कहाँ से हुआ था और कौन से देश में इसका विकास हुआ था। इस विद्या का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिड द्वारा लगभग 2500 ईसा पूर्व से भी पहले स्थापित हुआ था। अभी तक के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिरामिड के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया है। तो खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस देश और किस काल में हुआ, इस विषय पर विद्वान अभी तक एकमत नहीं है। लेकिन हमें इतना पता चला है कि इस विद्या का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ वो मिस्र में हुआ सबसे पहले, और वहाँ पिरामिड बनाए गए थे। एक्चुअली क्या था कि पिरामिड बनाए जाते थे कि जो राजा महाराजा थे उनके शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे, पत्थरों से, और मानव द्वारा निर्मित थे। इन शवों को हम मम्मी भी कहते हैं, इंग्लिश में मम्मी कहते हैं इन्हें। और अभी रिसेंटली एक प्रेग्नेंट मम्मी भी मिली है मिस्र में। तो इनका निर्माण साथ में शवों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था, और साथ में ही तारों की दिशा का भी ज्ञान ज्ञान करने के लिए किया जाता था। गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सीध में होना इस बात की पुष्टि करता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो पिरामिड है उसके ठीक ऊपर ध्रुव तारा है। गीजा का महान पिरामिड है, इसे विश्व के 7 अजूबों में भी शामिल किया हुआ है। बाकी सब पिरामिड तो नष्ट हो गए, बस एक ये गीजा का महान पिरामिड ही बचा है। तो नेक्स्ट है अंतरिक्ष जानकारी के साधन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम दूरबीन के बारे में। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड यानी नीदरलैंड के हैंस लिपर्सी ने किया था। तो जो ये हॉलैंड देश है इसका अब नया नाम नीदरलैंड है, तो हमें ये दोनों नाम याद रखने हैं। इसके हैंस लिपर्सी ने किया था, किंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में किया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये गैलीलियो है, हमें गैलीलियो नाम भी याद रखना है, और 1610 ईस्वी ये सन भी हमें याद रखना है। ये है गैलीलियो की दूरबीन। इसी प्रकार की एक दूरबीन हमारे राजस्थान के उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर स्थापित की गई है, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। तो हमारे राजस्थान में देश की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है। अगर आपसे शहर पूछे तो उदयपुर, और अगर झील पूछे तो फतेह सागर झील। और इस दूरबीन का नाम है मास्ट यानी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। तो हमें फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो हमें याद रखनी है फुल फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण भारत के कावालूर यानी तमिलनाडु नामक स्थान पर एक वेणु बापू दूरबीन को स्थापित किया गया है। वेणु बापू दूरबीन, इसका नाम हमारे एक पुराने खगोल वैज्ञानिक थे उनके नाम पर पड़ा है, ये वेणु बापू दूरबीन। ये दूरबीन क्या थी कि 1986 में इसको स्थापित किया गया था, तो हमें ये सन याद रखना है इसका, 1986। ये अब तक की क्या थी कि भारत की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप थी। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीस्कोप होते हैं, हमें इतना डीपली नहीं जाना है। जैसे वो पहले उदयपुर वाली सोलर टेलीस्कोप थी, और ये ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। तो अब लेकिन अब 2016 में क्या हुआ कि नैनीताल के पास एक मनोरा पहाड़ी है, उस पर स्थित है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अब वो भारत की सबसे बड़ी ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, हमें नाम याद रखना है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये है सोलर टेलीस्कोप उदयपुर वाली, और ये है ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अब ये वेणु बापू सेकंड सबसे बड़ी है भारत की, और फर्स्ट है नैनीताल के पास देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष के रहस्य को उद्घाटित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में हबल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया था। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अमेरिका के द्वारा। तो हमें दूरबीन का नाम याद रखना है, हबल अंतरिक्ष दूरबीन, और इसका सन याद रखना है 1990। ये वेणु बापू दूरबीन है जो कावालूर में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है वेधशालाएं। सवाई जयसिंह ने भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह हमारे आमेर के, राजस्थान के आमेर के राजा थे, और ये बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक थे। और इनकी तारीफ जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक थी जो उनकी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज में भी इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने सवाई जयसिंह की प्रशंसा भी की है। इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिल्ली में बनाई, फिर जयपुर, फिर बनारस, उज्जैन और मथुरा। हमें पांचों जगह के नाम याद रखने हैं, और अब इम्पोर्टेंट 2 ही हैं, दिल्ली और जयपुर। सबसे बड़ी है जो जयपुर की है, जिन्हें हम जंतर मंतर, और हम राजस्थान वाले सभी जानते ही हैं कि जयपुर में सबसे बड़ी जंतर मंतर वेधशाला है। इसको 2010 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल भी किया गया था। ये राजस्थान की पहली धरोहर है जो यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुई। थर्ड है कृत्रिम उपग्रह। वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे पिंड अंतरिक्ष में भेजे जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन्हीं पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। जो हमारा उपग्रह है
पृथ्वी का, उसका नाम है चंद्रमा, वो नेचुरल है। लेकिन मानव ने क्या किया कि कृत्रिम उपग्रह बनाए, तो वो भी धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इसलिए उन्हें हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाया एक मशीनी पिंड है जिसे रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है। इन उपग्रहों द्वारा टेलीफोन, टीवी, रेडियो आदि की तरंगों का प्रसारण किया जाता है। यह उपग्रह जासूसी, मौसम एवं पृथ्वी की संबंधी अन्य जानकारियां भी प्रदान करते हैं। जासूसी में तो हम जानते हैं, जैसे हमने देखा था परमाणु मूवी में कि जैसे नासा वाले कैसे अमेरिका वाले हमारी जासूसी कर रहे थे। तो इस तरह से ये उपग्रह हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हैं। और जैसे कई बार बाढ़ वगैरह आती है तो मौसम का पहले ही हमें अनुमान हो जाता है, तो हम प्राकृतिक आपदाओं से बच भी सकते हैं, हमारी जनता को बचा भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी पिंड को हम प्लायन वेग के कुछ कम वेग जैसे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित करें तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, अपितु पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। तो हमारे लिए यहाँ एक नया वर्ड आया है, प्लायन वेग। तो ये लाइन समझने के लिए सबसे पहले हमें प्लायन वेग समझना होगा कि प्लायन वेग क्या है, तभी हमें ये लाइन समझ में आएगी। तो प्लायन वेग यानी एस्केप स्पीड। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है, जिसे प्लायन वेग कहा जाता है। तो हमें ये स्पीड याद रखनी है, 11.2 किलोमीटर। इस पूरे पैराग्राफ में और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें ये इतना पॉइंट याद रखना है कि प्लायन वेग कितना होता है। प्लायन वेग की स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड में। अब हम इस स्टोरी को समझते हैं। इसको हम ऐसे समझें, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये हम सभी को पता है कि हम कोई भी चीज़ अगर आसमान की तरफ फेंके तो वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस ज़मीन पर आ जाती है, धरती की तरफ आ जाती है। तो इसलिए क्या हुआ कि हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो वापस आ जाती है, लेकिन हमें उपग्रह भी भेजने थे, तो हम इंसान तो इतनी स्पीड से कुछ भेज नहीं सकता, क्योंकि अगर इंसान कोई भी चीज़ को नॉर्मली फेंके तो वो वापस आ जाती है। तो इसलिए क्या हुआ कि रॉकेट बनाए गए और रॉकेट को इतनी स्पीड प्रदान की जाए कि वो जब तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचे तब तक वो उस पृथ्वी की उस सीमा से बाहर चला जाए। तो ऐसे रॉकेट बनाए गए, उनके द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतनी स्पीड प्रदान की जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए और वो उपग्रह वापस लौटकर भी धरती पर ना आए। तो जो ये स्पीड होती है, इस स्पीड को हम क्या कहते हैं, एस्केप स्पीड यानी प्लायन वेग कहते हैं। तो इसलिए हमारे एग्जाम्स में आ सकता है कि प्लायन वेग कितना होना चाहिए, तो प्लायन वेग होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन हम अगर उन्हें एस्केप स्पीड से, इतनी स्पीड से अगर उन्हें धरती के बाहर भेज देंगे तो फिर तो वो वापस ही नहीं आएंगे, तो फिर हमें उनका फ़ायदा क्या होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये अनुमान लगाया कि अगर हम प्लायन वेग से थोड़ा कम, जैसे अभी ऊपर दिया हुआ था कि लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की अगर स्पीड से प्रक्षेपित करें तो फिर वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भी नहीं जाएगा और एक पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। तो इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और वो है प्लायन वेग यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड। नेक्स्ट है प्रक्षेपण वेग। वो प्लायन वेग था और ये प्रक्षेपण वेग है। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग यानी स्पीड को उस उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहते हैं। तो हमें प्रक्षेपण वेग और प्लायन वेग में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट सिर्फ प्लायन वेग ही है। प्लायन वेग एक मतलब फिक्स है प्लायन वेग कि वो सिर्फ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। लेकिन जो प्रक्षेपण वेग है वो वैज्ञानिक, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड भी रख सकते हैं। जो भी स्पीड हम रखेंगे वो उसकी प्रक्षेपण वेग होगी, यानी उसकी प्रक्षेपण स्पीड होगी। लेकिन प्लायन वेग तो फिक्स है, उसे हम नहीं बदल सकते। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर, ये पार्ट 1 है। जल्दी ही मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी। हमने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया मैंने, आप वो वीडियो देख सकते हैं। जल्दी ही मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी, तब तक आप इसे पढ़ें और इसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएं। अगर मैं पार्ट 2 भी इसी के अंदर डाल देती तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने सिर्फ पार्ट 1 बनाया। जल्दी पार्ट 2 भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।